स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों अगले महीने यानी 24 फरवरी 2023 को रशिया यूक्रेन वॉर का एक साल पूरा होने जा रहा है। अब तक हम देख चुके हैं कि इस क्राइसिस का ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट रहा और कैसे ये दूसरे जियोपॉलिटिकल विवादों को भी इंटेंसिफाई करने का कारण बना। दोस्तों ऐसा ही एक प्रोमिनेंट डिस्प्यूट है क्यूरिल आइलैंड्स को लेकर। पूरी दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले टेरिटोरियल डिसएग्रीमेंट्स में से एक रशिया और जापान के बीच डिस्प्यूटेड क्यूरिल आइलैंड की कहानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय से चली आ रही है, क्योंकि आज तक इन दोनों देशों के बीच इस डिस्प्यूटेड आइलैंड को लेकर कोई पोस्ट वॉर ट्रीटी साइन नहीं हो पाई। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये शायद अजीब लगे, लेकिन टेक्निकली रशिया और जापान के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 20,000 लोगों की आबादी वाला ये ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी आर्किपेलागो आज भी एक हॉटली कंटेस्टेड जोन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जापानीज होकाइडो आइलैंड से लेकर नॉर्थ में रशियन कामचाटका पेनिनसुला तक फैला हुआ 56 आइलैंड का ये आर्किपेलागो सी ऑफ ओखोत्स्क को वाइडर पैसिफिक ओशन से सेपरेट करता है। वैसे तो इस मैप में इनका साइज आपको नेग्लिजिबल लग रहा होगा, लेकिन लगभग हर जियोपॉलिटिकल विवाद की तरह क्यूरिल आइलैंड के केस में भी उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन उन्हें रशिया और जापान के बीच फसाद की जड़ बनाती है। हालांकि ये डिस्प्यूट सभी आइलैंड्स को लेकर नहीं है, बल्कि ये साउथ क्यूरिल आइलैंड में बसे 4 आइलैंड्स को लेकर है, जिनका नाम एटोरुफू, कुनाशिरी, शिकोटन और हबोमाई है। यूक्रेन पर हमले के बाद रशिया इन आइलैंड में अपने मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन में रशियन मिलिट्री की एक्टिविटीज को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये डिस्प्यूट आने वाले दिनों में और भी इंटेंसिफाई हो सकता है। क्या इन आइलैंड पर जापानीज क्लेम्स को ठुकराते हुए रशिया कोई अटैक प्लान कर रहा है, और अगर वैसा है तो क्या जापान इस थ्रेट को हैंडल कर पाएगा। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इन्हीं सवालों को डिस्कस करते हुए क्यूरिल आइलैंड डिस्प्यूट के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी, और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 27 जनवरी दोपहर 3 बजे से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे, और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया में आप किसी भी डिस्प्यूट को उठाकर देख लीजिए, उसकी जड़ें इतिहास की गहराइयों में पाई जाएंगी। क्यूरिल आइलैंड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वैसे तो इन आइलैंड पर जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन का नॉमिनल कंट्रोल था, लेकिन 1786 में रशिया की एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट ने क्यूरिल आइलैंड पर रशियन सोवरेनिटी को एस्टैब्लिश किया। क्यूरिल आइलैंड का पहला डिप्लोमेटिक बंटवारा 1855 में रशिया और जापान के बीच ट्रीटी ऑफ शिमोडा के अंडर हुआ, जहां आइटोरुप से नॉर्थ में बसे आइलैंड का कंट्रोल रशिया को सौंपा गया। वहीं बाकी तीनों आइलैंड के ऊपर जापानीज सोवरेनिटी एस्टैब्लिश हुई। क्यूरिल आइलैंड के अलावा इस ट्रीटी के थ्रू शाकलिन आइलैंड पर भी कंट्रोल को डिवाइड किया गया, जहां रशिया को नॉर्थ और जापान को साउथ साखालिन आइलैंड मिला। लेकिन ये डुअल कंट्रोल सिस्टम क्यूरिल आइलैंड के लिए काफी अनस्टेबल साबित हुआ। इसके चलते रशिया और जापानीज मर्चेंट्स और सेलर्स के बीच भी अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। 1875 में ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू इन इश्यूज को कुछ हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, जहां इस नए एग्रीमेंट में यह तय किया गया कि पूरे साखालिन आइलैंड के कंट्रोल के बदले रशियन एम्पायर जापान को पूरे क्यूरिल आइलैंड चेन पे कंट्रोल दे देगा। लेकिन ये एग्रीमेंट भी एक अनईजी सेटलमेंट साबित हुआ, और जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों देशों के बीच टेंशंस भी बढ़ती गईं। 1905 में रसो जापानीज वॉर के दौरान ये क्राइसिस अपने चरम पर पहुंच गई। इस वॉर में रशिया के हिस्टोरिक हार हुई, और परिणाम स्वरूप उसे फार ईस्ट की कई टेरिटरीज खोनी पड़ी, जिनमें सदर्न साखालिन आइलैंड भी शामिल था।
लेकिन सिचुएशन फिर एक बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय बदल गई। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतिम दिनों में रशिया ने इन स्पार्सली पॉपुलेटेड आइलैंड पर कब्जा कर लिया और तब से वो उस आइलैंड को अपनी सोवन टेरिटरी मानता है। ऐसे में रशिया द्वारा बिना किसी पीस ट्रीटी के इन आइलैंड पर ओनरशिप प्रोक्लेम करने के कारण आज भी क्यूरिल आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट जाहिर है। हालांकि 1956 में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी जब रशिया ने जापान के सामने शिकोटन और हबुमाई पर ओनरशिप रिगेन करने का ऑफर पेश किया था, लेकिन इसके लिए रशिया ने जापान को उसके दूसरे लार्जर आइलैंड पर राइट को गिव अप करने को कहा। नेचुरली जापान ने सेटलमेंट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। 2018 में सिंगापुर में हो रहे ईस्ट एशिया समिट के दौरान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और तब के जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे 1956 डिक्लेरेशन पर फिर से रीनेगोशिएट करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ये प्लान टॉक्स तब रुक गए जब पिछले साल मार्च में रशिया ने जापान द्वारा इंपोज किए गए सैंक्शंस के चलते अपने आप को नेगोशिएशन से विथड्रॉ कर लिया। जापान ने ये सैंक्शंस यूक्रेन और रशिया अटैक का विरोध करते हुए और आइलैंड रीजन में रशिया के रैपिड मिलिटराइजेशन को लेकर कंसर्न मानते हुए इंपोज किए थे। दोस्तों, अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये आइलैंड इतने सालों बाद भी डिस्प्यूट का सेंटर बने हुए हैं। दरअसल सीवियर विंटर्स के चलते रशिया अपने बर्फीले ईस्टर्न पोर्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाता है। ऐसे में क्यूरिल आइलैंड के बीच की मौजूद स्ट्रेट्स उसे साल भर पैसिफिक ओशन का एक्सेस देती हैं, क्योंकि विंटर में फ्रीज नहीं होती। यही नहीं, व्लादिवोस्तोक में बसे रशिया के पैसिफिक फ्लीट वॉरशिप्स और सबमरीन्स के लिए भी ये एक वैल्यूएबल फॉरवर्ड बेसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे वो फायर्स और इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए यूज करता है। इस स्ट्रैटेजिक एंगल को देखते हुए रशिया के रिसेंट डॉक्ट्रिन को समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए, जिसमें उसने ऐलान किया है कि वो क्यूरिल स्ट्रेट्स को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर इन्वेजन के बाद जापान ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके चलते क्यूरिल आइलैंड पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन खत्म हो गया। इसके जवाब में रशिया ने इन आइलैंड को लेकर पीस ट्रीटी टॉक्स पे रोक लगा दी और उस एग्रीमेंट को एंड कर दिया, जिसके तहत जापानीज फिशिंग वेसल्स को इन आइलैंड के सराउंडिंग वाटर्स में बिना सीज हुए मूवमेंट की इजाजत थी। दरअसल क्यूरिल आइलैंड्स की एक और स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री काफी वाइब्रेंट है, जिससे इसकी इकोनॉमिक वैल्यू लगभग उसके स्ट्रेटेजिक वैल्यू जितनी ही है। एस्टिमेट्स के मुताबिक करीब 3 मिलियन टन फिश और सी फूड यहाँ के सराउंडिंग वाटर्स में एनुअली निकलता है। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि क्यूरिल आइलैंड में अनटैप्ड ऑयल और गैस रिजर्व्स के साथ साथ दुनिया का लार्जेस्ट रीनियम डिपॉजिट भी मौजूद है। ये एक रेयर मेटल है जो मेडिकल और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसके अलावा सितंबर 3 को रशिया ने अनाउंस किया कि इन आइलैंड के फॉर्मर जापानीज रेसिडेंट्स वीजा फ्री विजिट्स अब एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्यूरिल आइलैंड्स पे रशिया का सबसे बड़ा रिएक्शन उसके मिलिट्री एस्पेक्ट में देखा गया, जब 2022 में रशिया द्वारा लेड वोस्तोक नेवल एक्सरसाइज के दौरान कुछ ऑपरेशंस क्यूरिल आइलैंड्स में भी किए गए थे। वैसे तो ये एक्सरसाइजेस चाइना के साथ जॉइंटली कंडक्ट किए गए थे, लेकिन ये श्योरली कहा नहीं जा सकता कि क्यूरिल आइलैंड में हुए ऑपरेशंस में चाइना ने पार्टिसिपेट किया था या फिर नहीं। जो भी हो, ये तो साफ है कि इन एक्सरसाइजेस के चलते जापानीज कंसर्न्स और हाई हो गए हैं और रशिया और जापान एक पॉसिबल स्टैंड ऑफ पोजीशन में आ गए हैं। ऐसे में क्यूरिल आइलैंड पे रशिया के रिसेंट मिलिट्री बिल्डअप को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये क्राइसिस अभी और एस्केलेट नहीं करेगी। तो आइए रशिया के उन मिलिट्री डेवलपमेंट्स पे एक नजर डालते हैं जो इस पूरे एस्केलेशन का रीसेंट रीजन बनी। दोस्तों, पिछले 5 सालों में रशिया कुनाशिरी, इटुरुप, माटुआ और परामुशिरी आइलैंड पे बेसिस कंस्ट्रक्ट करने में लगा हुआ है। क्यूरिल आइलैंड पे रशियन डेवलपमेंट के करंट चैप्टर लेट 2015 में शुरू हुए, जब नदर्न टेरिटरीज में स्टेशन फोर्सेस सोवियत एरा की टॉर M2U सरफेस टू एयर मिसाइल से इक्विप्ड होने लगी। इसके बाद 2017 में दोबारा एक बास्टियन एंटीशिप मिसाइल बटालियन को इटुरुप में और एक बाल एंटीशिप मिसाइल बटालियन को कुनाशिरी में डिप्लॉय किया गया। दोस्तों, बेस्टियन मिसाइल सिस्टम की रेंज 310 माइल्स है, वहीं बाल एंटीशिप मिसाइल की रेंज 185 माइल्स है। इसका मतलब है कि मिसाइल सिस्टम जापान के होकाइडो के आसपास सेल कर रहे शिप्स को इजीली टारगेट कर सकती है। मिसाइल डिप्लॉयमेंट के साथ 2018 में रशिया ने अनाउंस किया कि उसके 4 बैरक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए उसने 3500 ट्यूब्स डिप्लॉय किए थे। सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ये पाया गया कि कुनाशिरी और इटुरुप में 2017 और 2022 के बीच 4 कंपाउंड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और इनमें ऐसे लार्ज बिल्डिंग शामिल हैं जो पहले कभी भी इन आइलैंड्स में नहीं देखे गए।
2017 में ऐसे ही एक 3 स्टोरी अपार्टमेंट स्टाइल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कुनाशिरी में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद करीब 7 नए बिल्डिंग्स बनाए गए और कुनाशिरी के सदर्न कोस्ट में बसे एक गांव की सड़क को एक्सपैंड किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि ये क्यूरल आइलैंड में होकाइडो का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है। उधर इटोरुप के नॉर्थ में लार्ज मल्टी स्टोरी ग्रे और रेड बिल्डिंग्स और कई छोटे स्ट्रक्चर्स को 2019 और 2021 के बीच रशियन एयरफील्ड के अराउंड कंस्ट्रक्ट किया गया। दिसंबर 2022 में इटोरुप आइलैंड में रशिया ने अपने एंटी एयर कैपेबिलिटीज को S-300V4 एंटी एयर मिसाइल लॉन्चर्स के परमानेंट डिप्लॉयमेंट के साथ सप्लीमेंट किया। इसके बाद अगस्त 2021 में उसने ऐलान किया कि वो क्यूरल आइलैंड में 50 नए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा है, जिसमें 7 नए बराक्स शामिल होंगे। इन कैपेबिलिटीज के डे टू डे ऑपरेशन के लिए नेचुरली एक सब्सटेंशियल और परमानेंट पर्सनल को स्टेशन करना जरूरी होता है। इसलिए जब भी मिसाइल डिप्लॉयमेंट की बात आती है तो नए कंस्ट्रक्शंस भी शुरू हो जाते हैं। दिसंबर 2021 में रशिया ने अनाउंस किया कि वो और भी बेस्टियन मिसाइल्स माटुआ में डिप्लॉय करेगा। माटुआ क्यूरल आइलैंड के मिडिल में मौजूद है और जापान से लगभग 450 माइल्स की दूरी पर स्थित है। 2020 से 2022 तक ये माटुआ बेस साइज में डबल हो गया और इनमें 2 बड़े कॉन्सेट हट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। दोस्तों, आपने कॉन्सेट हट्स शायद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के तस्वीरों में देखी होंगी। ये कॉन्सेट गैल्वेनाइज्ड स्टील से बने सेमी सिलेंड्रिकल लाइटवेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कभी भी शिप किया जा सकता है और आसानी से असेंबल भी किया जा सकता है। खैर, रशिया का ये बिल्डअप इस आर्किपेलेगो के नॉर्थ में स्थित परामुशीर आइलैंड को भी कवर करता है, जहां एक एयर स्ट्रिप अपने कंस्ट्रक्शन के लास्ट फेज में है। सेवेरो क्यूरल्स टाउन में सिचुएटेड इस एयर स्ट्रिप के अराउंड बड़े वॉल्ड कंपाउंड्स भी बनाए गए हैं, जहां मल्टी स्टोरी बराक्स भी शामिल हैं। मिलिट्री बिल्डअप के अलावा रशिया द्वारा प्लान किया जा रहा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी क्यूरल आइलैंड डिस्प्यूट को एक्सटेंड और इंटेंसिफाई कर सकता है। दोस्तों, जुलाई 2020 में रशिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हुए कहा कि उसकी टेरिटरी को किसी भी फॉरेन पावर के हाथों सौंपना इल्लीगल है। जाहिर सी बात है कि मूव क्यूरल आइलैंड्स को ध्यान में रखते हुए अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट ईयर 2021 में रशियन प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुतिन ने इटोरुफू आइलैंड विजिट किया, जिसे रशियंस इटोरुप के नाम से जानते हैं। अपने दौरे पर उन्होंने ये वादा किया कि रशिया यहाँ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश करेगा, जिससे इन आइलैंड्स को काफी फायदा होगा। इस जोन में रशिया अपना लॉ एनफोर्स करना चाहता है और यहाँ ऑपरेट करने वाली कंपनीज को 10 साल तक इनकम और प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देना चाहता है। इससे न केवल रशिया सैंक्शन से बचते हुए कुछ हद तक एफडीआई अट्रैक्ट कर पाएगा, बल्कि एरिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट कर पाएगा। जाहिर सी बात है कि इस प्रपोजल से जापान काफी नाखुश था। जापान लगातार इस बात पे एम्फसाइज करता आया है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू जापानीज कंपनीज को रशिया लॉ के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर ऑपरेट करने देना चाहिए। इस डिमांड के सपोर्ट में जापान का कहना है कि नदर्न टेरिटरीज आज भी उसका पार्ट है। फलस्वरूप दोनों देशों के बीच क्यूरल को लेकर ये सारे इशू डिस्प्यूट की आग को हवा दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन रिसेंट डेवलपमेंट्स के चलते क्यूरल आइलैंड पे कोई भी मिडवे अब एक डिस्टेंट ड्रीम बन चुका है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मार्च 2022 में रशिया ने जापान के साथ क्यूरल आइलैंड के ओनरशिप को लेकर डिस्कशंस सस्पेंड करने का फैसला लिया। उसी साल पहली बार जापानीज ऑफिशियल्स ने नेटो समिट अटेंड करी और रशिया के खिलाफ सैंक्शंस को अपनाया। पहली दफा मार्च में 6 रशियन इंडिविजुअल्स और 3 रशियन डेजिग्नेटेड बैंक्स के ऊपर पेमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। इसी समय 49 डेजिग्नेटेड रशियन एंटिटीज पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस भी इंपोज किए गए थे। दूसरी दफा जुलाई में फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस अपनाए गए, जिसमें रशियन एंटिटीज पर पेमेंट्स और कैपिटल ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाए गए थे। इसके जवाब में रशिया ने 384 जापानीज लॉ मेकर्स को अपनी टेरिटरी में एंट्री देने से मना कर दिया। इनफैक्ट रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में ये शिकायत की कि जापान उसके खिलाफ अनफ्रेंडली पोजीशन अडॉप्ट कर रहा है और यूक्रेन में चल रहे रशियन स्पेशल ऑपरेशन को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। उधर सितंबर 1 और 7 के बीच वोस्टॉक 2022 नेवल ड्रिल्स ऑर्गेनाइज होने से पहले ही जापानीज अथॉरिटीज ने रशिया से यह अपील की कि वो इन डिस्प्यूटेड आइलैंड को उसके मिलिट्री ट्रेनिंग का बेस ना बनाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जापानीज चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हिरोजाकू मात्सुनो ने एक्सप्लेन किया कि वो रशिया से चल रहे यूक्रेन क्राइसिस के दौरान क्यूरल आइलैंड में मिलिट्री एक्टिविटीज को चेक करने की अपील की थी। अपने बयान में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि रशिया के डिफेंस एक्सरसाइजेज जापान के लिए अनएक्सेप्टेबल है और जापान रशिया के इस पोजीशन को कभी सपोर्ट नहीं करेगा।
दोस्तों रशिया स्टेट ओन्ड पोलिंग इंस्टीट्यूशन VTS-IOM द्वारा 2019 में कंडक्ट किए गए एक पोल के मुताबिक क्यूरिल आइलैंड के 96% रेसिडेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि इन आइलैंड की सोवर्निटी जापान को सौंप दी जाए। सिर्फ 2% हैंडओवर के पक्ष में थे। मेनलैंड रशिया की 77% पॉपुलेशन भी क्यूरिल आइलैंड को रशिया कंट्रोल में देखना चाहती है। इन रिजल्ट्स को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही पुतिन इस ऑनगोइंग डिस्प्यूट को लेकर अपना रिग्रेट जाहिर करता हो, लेकिन इनको जापान के हाथों गंवाना रशियंस को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इनफैक्ट ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इस पूरे आइलैंड डिस्प्यूट को लेकर सिर्फ जापान ही कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है। ऐसे में एक आखिरी सवाल उठता है कि आखिर क्या है इन आइलैंड्स का फ्यूचर। दोस्तों दशकों से चली आ रही इस डिस्प्यूट आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां सेटलमेंट से ज्यादा इसके एस्केलेट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन आइलैंड में रशिया का बढ़ता प्रेजेंस आने वाले समय में रशियो जापानीज रिलेशंस का मेजर डिटर्मिनेंट बनेगा और इसके चलते जापान और यूएस के बीच रशिया के खिलाफ काउंटर फोर्स भी स्ट्रेंथन हो जाएगी। जापान को ऑलरेडी इस विवाद में एक नया एलाई मिल गया है और वो है यूक्रेन। पिछले साल अक्टूबर में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने क्यूरिल आइलैंड पे जापानी सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए एक डिक्री साइन की, जिसमें यह लिखा था कि इन टेरिटरीज के ऊपर रशिया का कोई हक नहीं है। यही नहीं, रशिया इस बात से भी परेशान है कि जापान कहीं इन आइलैंड पे सोवरेनिटी रिगेन करते हुए इन्हें अपने आर्म्ड फोर्सेस और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का बेस ना बना ले। टोक्यो ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो जापान में बेस्ड यूएस मरीन्स को नेसेई आइलैंड में बेस बनाने की जगह देगी, और अगर ऐसा हुआ तो रशियन डोमिनेटेड सी ऑफ ओखोत्स्क फॉरेन ओन्ड मिलिट्री शिप्स को अकोमोडेट करने पे मजबूर हो जाएगा। कई एनालिस्ट मानते हैं कि इन राइजिंग टेंशन से रशिया के रीजनल रोल को लेकर यूएस जापान डायलॉग और भी इंटेंसिफाई होंगे। इन डेलिब्रेशंस के थ्रू रशिया के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स रिन्यू करने का एक मौका मिल सकता है, जिससे फ्यूचर मिलिटराइजेशन को रोकते हुए एक्सीडेंटल एस्केलेशन के चांसेस को कम किया जा सके। अब हालांकि ये तो समय ही बताएगा अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर कब और कैसे। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, कुड क्यूरिल आइलैंड बी द नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।